हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मेगा हियर एंड वेलकम टू पैरा क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज हमारी रीट मैथ्स 2026 एग्जाम के लिए साइंस की ये 7th क्लास है, जिसमें हम एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर, मेटल एंड नॉन मेटल्स को कवर कर रहे हैं। तो ये टॉपिक काफ़ी लेंथी था, इसीलिए मैंने आपको पार्ट्स में कवर कराया है। तो आज इस टॉपिक का 4th पार्ट है, तो आप लोग क्लास को पूरा एंड तक जरूर देखना। और अगर आपने पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं इस टॉपिक के, तो प्लेलिस्ट का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां से आप सभी क्लासेस को देख लेंगे। क्योंकि जब आप क्लासेस स्टार्टिंग से देखेंगे तो आपको सभी पॉइंट, सभी कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगे और आपको रीट मैथ्स 2026 एग्जाम को क्लियर करने में बहुत हेल्प मिलेगी। और ये सभी क्लासेस आपको रीट मैथ्स 2026 एग्जाम के साथ साथ बीपीएससी टीआरई 4 की जो भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं उनको हेल्प करेंगे। केबीएस, सुपर टेट, किसी भी स्टेट टेट की आप तैयारी कर रहे हैं, ऑल टीचिंग एग्जाम में ये क्लासेस आपको हेल्प करेंगी। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले की क्लास में यानी कि 3rd पार्ट में हमने मेटल्स और नॉन मेटल को समझ लिया था और कुछ मेजर मेटल्स और नॉन मेटल को हमने डिटेल में समझा था। तो लगभग 15 मेटल्स और नॉन मेटल हमने समझ लिए थे। अब हम आगे के मेटल्स और नॉन मेटल समझेंगे। तो हम देखेंगे गोल्ड के बारे में, जिसे हम सोना कहते हैं। यह एक मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का। सोने की शुद्धता किस में मापी जाती है? कैरेट में। और जो हीरे का वजन है वो भी हम कैरेट में ही मापते हैं। सोने के आभूषण 22 कैरेट सोने से ही बनाए जाते हैं। जो सोने के आभूषण होते हैं वो 22 कैरेट गोल्ड के बनाए जाते हैं। सोने को सख्त बनाने के लिए उसमें तांबा और चांदी मिलाया जाता है। तो 22 कैरेट सोने में 22 भाग सोने का और 2 भाग तांबा या चांदी का होता है। गोल्ड इज अ नोबल मेटल, यानी कि जो सोना है वो उत्कृष्ट धातु है, जिसे घोलने के लिए अम्लराज यानी कि एक्यूरेसिया का घोल बनाते हैं और गोल्ड का शोधन प्यूरिफाइड नाइट्रिक एसिड से किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे सिल्वर। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो हमने समझा था कि जो सिल्वर है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है और थर्मस की इनर वॉल अंदरूनी दीवारों पर सिल्वर का लेप किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे लेड, जिसे हम सीसा बोलते हैं। यह विद्युत तथा ताप का कुचालक है। वाहनों के धुएं में लेड पाया जाता है। चॉकलेट में लेड का इस्तेमाल होता है। लेड ऑक्साइड का इस्तेमाल माचिस और फ्लिंट ग्लास बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट है कॉपर यानी कि तांबा। यह धरती पर खोजी गई सबसे पहली धातु है और दूसरी सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली धातु है। इसका जो यूज है वो बिजली के कंडक्टर बनाने में किया जाता है। मानव शरीर में तांबे की मात्रा बढ़ने से विल्सन रोग होता है। कौन सी डिसीज होती है? विल्सन डिसीज। नेक्स्ट है प्लेटिनम, इसे सफेद सोना भी कहते हैं। नेक्स्ट है पेट्रोलियम, इसे द्रव सोना और काला सोना भी कहते हैं, यानी कि इसको हम लिक्विड गोल्ड और ब्लैक गोल्ड भी बोलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे सल्फर, जिसे गंधक बोलते हैं। संस्कृत में गंधक को सुलबारी कहते हैं, जिसका अर्थ होता है तांबे का नाश। दरअसल तांबे को सल्फर के साथ गर्म करने पर तांबे के गुण नष्ट हो जाते हैं और पृथ्वी पटल यानी कि अर्थ क्रस्ट में लगभग 0.05% सल्फर प्रेजेंट है। सल्फर से प्राप्त होने वाला सबसे महत्वपूर्ण इंडस्ट्रियल कंपाउंड कौन सा है? H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड है। सल्फर प्रकृति में मुक्त अवस्था और विभिन्न यौगिकों के रूप में पाया जाता है। लहसुन और प्याज में जो कड़वाहट होती है वो भी सल्फर के ही कारण होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे वॉल्कनाइजेशन, जिसे हिंदी में वॉल्कनीकरण कहते हैं। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्राकृतिक रबड़ को सल्फर के साथ 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करके उसे सख्त और मजबूत बनाया जाता है। तो जो प्राकृतिक रबड़ होती है वो लचीली रबड़ होती है, तो इसको सख्त और मजबूत बनाने के लिए सल्फर के साथ 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है। इसी को हम वॉल्कनीकरण कहते हैं। और जो हमें इस प्रोसेस में जो हमें रबड़ प्राप्त होती है उसे हम वॉल्कनीकृत रबड़ यानी कि वॉल्कनाइज्ड रबड़ कहते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक सभी चीजें क्लियर हैं। नेक्स्ट देखेंगे एलोट्रॉप्स एंड एलोट्रॉपी। तो एलोट्रॉप्स क्या है? वह तत्व जो दो या दो से अधिक अलग अलग रूपों में मौजूद होता है, इन्हें हम एलोट्रॉप्स कहते हैं। उनके रासायनिक गुण तो समान होते हैं, लेकिन जो संरचना और भौतिक गुण होते हैं वो एक दूसरे से भिन्न होते हैं। तो एलोट्रॉप्स क्या है? किसी तत्व के दो या दो से अधिक रूप जो एक दूसरे से संरचना
और अन्य भौतिक गुणों में तो भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, परंतु जो उनके रासायनिक गुण है वो समान होंगे। इसी को हम एलोट्रॉप्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कार्बन जो है वो अपने दो रूपों में पाया जाता है, एक हीरा यानी कि डायमंड और ग्रेफाइट। तो ये एक एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि एलोट्रॉप्स क्या है। अब तत्वों के इस गुण को एलोट्रॉपी कहते हैं। तो सल्फर के दो एलोट्रॉप्स होते हैं। फर्स्ट है क्रिस्टलाइन सल्फर, जिसे क्रिस्टलीय सल्फर कहते हैं। दूसरा है एमोर्फिस सल्फर, जिसे अक्रिस्टलीय सल्फर कहते हैं। अब इनको हम एक एक करके समझेंगे। क्रिस्टलाइन सल्फर जिसे ग्रेनुअल एलोट्रॉप्स कहते हैं, यानी कि रवेदार। क्रिस्टलाइन सल्फर इज फाउंड इन टू एलोट्रॉप्स। अब जो क्रिस्टलाइन सल्फर है उसके भी दो एलोट्रॉप्स हैं। फर्स्ट है रोम्बिक सल्फर और सेकंड है मोनोक्लिनिक सल्फर। अब इन दोनों को हम एक एक करके समझेंगे। रोम्बिक सल्फर, सल्फर के इस अपरूप को एल्फा सल्फर भी कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं हम? एल्फा सल्फर भी कहते हैं। सल्फर का यह अपरूप सामान्य तापमान पर अत्यधिक स्थिर यानी कि स्थायी होता है। यह जल में अघुलनशील होता है, लेकिन कार्बन डाइसल्फाइड में घुलनशील होता है। सेकंड है मोनोक्लिनिक सल्फर, इसे हम बीटा सल्फर भी कहते हैं। यह सुई के आकार के क्रिस्टल के रूप में होता है, इसीलिए इसे कॉर्न सल्फर या शंकु सल्फर भी कहते हैं। यह पानी में अघुलनशील है और कार्बन डाइसल्फाइड में घुलनशील है। नेक्स्ट है अमोर्फिस सल्फर। दिस सल्फर इज फाउंड इन थ्री एलोट्रॉप्स, यानी कि यह सल्फर तीन अपरूपों में पाई जाती है। फर्स्ट है प्लास्टिक सल्फर, सेकंड है मिल्क ऑफ सल्फर और डेल्टा सल्फर, थर्ड है कोलाइडल सल्फर। अब इन तीनों को हम एक एक करके समझेंगे। प्लास्टिक सल्फर, जब उबलते हुए सल्फर को ठंडे पानी में डाला जाता है तो रबड़ जैसा मुलायम पदार्थ प्राप्त होता है, जिसे हम प्लास्टिक सल्फर कहते हैं। यह सल्फर का एक अस्थिर यानी कि अस्थायी अपरूप है जो धीरे धीरे रोम्बिक सल्फर में परिवर्तित हो जाता है और इसे हम गामा सल्फर भी कहते हैं। नेक्स्ट है मिल्क ऑफ सल्फर और डेल्टा सल्फर। यह एक सफेद रंग का अक्रिस्टलीय सल्फर है। इसका उपयोग दवा बनाने के लिए किया जाता है। कोलाइडल सल्फर, सल्फर का यह अपरूप तनु नाइट्रिक अम्ल में H2S गैस प्रवाहित करके प्राप्त किया जाता है। कोलाइडल सल्फर को गर्म करने पर अथवा कुछ समय बाद यह रोम्बिक सल्फर में परिवर्तित हो जाता है। इसका उपयोग दवा बनाने में किया जाता है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे यूज ऑफ सल्फर। सल्फर का उपयोग गंधक के अम्ल यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड के औद्योगिक उत्पादन में बड़े पैमाने पर किया जाता है। इसका उपयोग बारूद और माचिस बनाने में किया जाता है। यह कीटनाशक के रूप में भी उपयोगी है। सल्फर का उपयोग दवाएं बनाने में किया जाता है। सल्फर युक्त दवाएं रक्त विकारों, चर्म रोग को ठीक करने में, डायरिया को रोकने में उपयोगी होती है। सल्फर का उपयोग रबड़ के वल्कनीकरण में किया जाता है। इसका उपयोग पेट्रोलियम शोधन में किया जाता है। तो ये सभी सल्फर के उपयोग हैं। अब नेक्स्ट हम समझेंगे। देखिए आप लोग सभी क्लासेस जब स्टार्टिंग से देखेंगे तो आपके सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, और अगर आपको किसी भी कॉन्सेप्ट में, किसी भी पॉइंट में कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब चलिए हम नेक्स्ट देखेंगे। फॉस्फोरस। फॉस्फोरस की खोज सर्वप्रथम जर्मन वैज्ञानिक ब्रांड ने 1669 में की थी। इन्होंने सबसे पहले इस तत्व को डिस्टिलिंग यूरिन, सैंड एंड कोल से प्राप्त किया, और ये अत्यधिक क्रियाशील है। यह तत्व अंधेरे में चमकता है, इसीलिए इसका नाम फॉस्फोरस रखा गया। यह प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता क्योंकि यह अत्यधिक क्रियाशील होता है। 58% कैल्शियम फॉस्फेट एनिमल के शरीर की हड्डियों में पाया जाता है। कितने परसेंट? 58%। मानव शरीर में फॉस्फोरस की उपस्थिति आवश्यक है। तो ये चीजें आप लोग याद रखेंगे, नोट करके आप लोग ये पॉइंट याद रखेंगे। फॉस्फोरस यौगिक जिंक फॉस्फेट और कैल्शियम फॉस्फेट का उपयोग चूहे मारने की दवा के रूप में भी किया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे एलोट्रॉप्स ऑफ फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस हैव 5 एलोट्रॉप्स, यानी कि फॉस्फोरस की अपरूप। तो फॉस्फोरस के 5 अपरूप होते हैं। कौन कौन से? व्हाइट और येलो फॉस्फोरस, सेकंड है रेड फॉस्फोरस, थर्ड है ब्लैक फॉस्फोरस, फोर्थ है पर्पल फॉस्फोरस और फिफ्थ है डार्क रेड फॉस्फोरस। तो जो फॉस्फोरस यूजफुल हैं, उपयोगी हैं, उन्हीं के बारे में हम एक एक करके समझेंगे।
तो सबसे पहले हम समझेंगे व्हाइट फास्फोरस और येलो फास्फोरस। इसमें लहसुन जैसी गंध होती है और ये जहरीला होता है। वर्कर वर्किंग इन इट सफर फ्रॉम अ डिसीज कॉल्ड फोसी जॉब ड्यू टू विच द बोन ऑफ जॉब स्टार्ट डिकेइंग। इसमें काम करने वाले मजदूरों को फोसी जॉब नामक बीमारी हो जाती है, जिससे जबड़ों की जो हड्डियां होती हैं वो सड़ने लगती हैं। सफेद फास्फोरस अत्यधिक सक्रिय होता है, यह हवा की उपस्थिति में आग पकड़ लेता है, इसीलिए इसे ठंडे पानी में रखा जाता है। यह नरम होता है और इसीलिए इसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। सफेद फास्फोरस अपने आप चमकता रहता है, इसीलिए इसे फ्लोरोसेंट फास्फोरस यानी कि प्रतिदीप फास्फोरस कहते हैं। सफेद फास्फोरस को कास्टिक सोडा के साथ जब गर्म करते हैं तो हमें फॉस्फीन गैस प्राप्त होती है। और जो व्हाइट फास्फोरस होता है वो शुद्ध अवस्था में होता है, सफेद होता है, परंतु धीरे धीरे वो पीला हो जाता है। सफेद फास्फोरस का जो यूज है क्या है, ये स्वतः प्रचलित हो जाता है। तो इसके इस स्वभाव के कारण जो इसका यूज है गोला बारूद के रूप में और रंग बिरंगी चमकती माचिस बनाने में इसका यूज होता है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे रेड फास्फोरस, जिसे P2 भी कहते हैं। यह गंधहीन होता है और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है। यूज क्या है इसका, लाल फास्फोरस का उपयोग माचिस बनाने के लिए किया जाता है और लाल फास्फोरस का उपयोग फॉस्फोर ब्रॉन्ज नामक मिश्र धातु बनाने के लिए किया जाता है। इस मिश्र धातु में तांबा, टिन और फास्फोरस होता है। और जो रेड फास्फोरस होता है उसकी जो संरचना होती है वो जटिल श्रृंखला वाली संरचना होती है, तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे ब्लैक फास्फोरस। तो काले फास्फोरस की संरचना परतदार होती है, इस वजह से यह ज्यादा स्थिर होता है यानी कि स्थायी होता है। इसमें फास्फोरस परमाणुओं की कई परतें आपस में जुड़ी होती है। यह लाल फास्फोरस की तरह ही गंधहीन भी होता है। नेक्स्ट है पर्पल फास्फोरस। इसे हिट्रॉफ धातु फास्फोरस के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, हिट्रॉफ मेटेलिक फास्फोरस के नाम से भी इसे जाना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे तो जो मेजर मेटल और नॉन मेटल थे वो यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपको किसी भी पॉइंट में किसी भी कॉन्सेप्ट में कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं और आप लोग जब क्लासेस को स्टार्टिंग से देखेंगे तो आपके सभी कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। अब हम समझेंगे इनर्ट और नोबल गैसेस, जिसे हम अक्रिय गैस, निष्क्रिय गैस के नाम से जानते हैं और इन्हें हम उत्कृष्ट गैसेस भी कहते हैं। नोबल गैसेस को दुर्लभ गैस भी कहते हैं और ये एक शाही गैस भी है, तो इसको शाही गैस के नाम से भी जाना जाता है। वायुमंडल में इसकी जो मात्रा है वो अति कम होती है, इसीलिए इसे रेयर गैस यानी कि विरल गैस भी कहते हैं। तो ये सभी पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। अब अक्रिय गैस की खोज सबसे पहले रैमजे ने की थी। किसने की थी, रैमजे ने। ये सभी रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होती हैं। हीलियम को छोड़कर इनकी अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, ns2, np6। अतः कक्ष पूर्णता के कारण रासायनिक रूप से ये अक्रिय होती हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड रेयर गैसेस। तो ये हम समझ चुके हैं कि ये जो गैसेस होती हैं ये वायुमंडल में अल्प मात्रा में पाए जाने के कारण इनको रेयर गैसेस भी कहते हैं। वर्तमान समय में प्रकृति में निम्न अक्रिय गैसें पाई जाती हैं। कौन कौन सी, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। अब हम इनको एक एक करके समझेंगे। फर्स्ट है हीलियम। इट वाज डिस्कवर्ड बाय फ्रैंकलिन एंड लोकियर। तो इसकी खोज सबसे पहले फ्रैंकलिन और लोकियर ने की थी। और जो हीलियम है यह ब्रह्मांड में दूसरा सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है, तो आप लोग याद रखेंगे। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 2 होते हैं। यह सबसे हल्की, निष्क्रिय और अज्वलनशील गैस होती है। गोताखोर समुद्र में गोता लगाते समय सांस लेने के लिए हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण काम में लेते हैं। यह रेडियो सक्रिय खनिजों में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। वायु में इसकी मात्रा 0.005% होती है। नेक्स्ट देखेंगे नियॉन। नियॉन गैस इज नीडेड यूज्ड इन डिस्चार्ज ट्यूब, लैंप्स एंड एयरक्राफ्ट ट्यूब्स फॉर वेरियस पर्पस इंक्लूडिंग ऑप्टिकल डेकोरेशन, एडवर्टाइजिंग एंड सिग्नलिंग, लैंडिंग एयरप्लेन्स। तो जो नियॉन गैस है इसका उपयोग डिस्चार्ज ट्यूब, लैंप्स, एयरक्राफ्ट ट्यूब में किया जाता है। एयरपोर्ट पर उतरते एयरप्लेन को सिग्नल देने में, ऑप्टिकल डेकोरेशन, एडवर्टाइजिंग में इसी तत्व का प्रयोग किया जाता है। और जब बिजली का करंट इसके माध्यम से गुजरता है तो यह लाल नारंगी चमक के लिए जाना जाता है।
जो इसे साइनेज और सिग्नलिंग के लिए आदर्श बनाता है। नेक्स्ट देखेंगे आर्गन। इट वाज डिस्कवर्ड बाय रैमजे। तो जो आर्गन है इसकी खोज रैमजे ने की थी और वायुमंडल में जो आर्गन है वो अक्रिय गैस के रूप में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, मोस्ट अबंडेंट फ्रॉम इन द एटमॉस्फेयर। तो जो आर्गन है वो वायुमंडल में अक्रिय गैस के रूप में सर्वाधिक पाई जाती है। ट्यूबलाइट्स और बल्ब में आर्गन का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग मिश्र धातुओं की आर्क वेल्डिंग में निष्क्रिय वातावरण उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है क्रिप्टॉन। इस गैस का उपयोग समुद्र में दिशा दिखाने के लिए बल्बों में किया जाता है। जिनॉन। अक्रिय गैस में से जिनॉन के सबसे अधिक यौगिक पाए जाते हैं। नेक्स्ट है रेडॉन। यह सबसे भारी गैस है और ये वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। जो रेडॉन गैस है वो भूमिगत पाई जाती है, जो भूकंप या ज्वालामुखी विस्फोटक के दौरान निकलती है। रेडॉन अक्रिय गैस का निर्माण रेडियम से किया जाता है। इसका निर्माण कैसे होता है? रेडियम से होता है। इसका उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। इसका उपयोग घातक फोड़े और ना भरने वाले घाव के उपचार में भी किया जाता है। रेडॉन एक रेडियोधर्मी तत्व है। ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखेंगे। रेडॉन इज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। अब नेक्स्ट हम देखेंगे, तो अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और समझेंगे नोबल गैसेस के बारे में। तो जो बिजली के बल्ब होते हैं उनमें उत्कृष्ट गैस भरी जाती है और रेडियो ट्यूब्स में आर्गन गैस भरी जाती है। विद्युत साइन बोर्ड में रंगीन दीप्त पाने के लिए नियॉन और अन्य गैसेस का इस्तेमाल किया जाता है। कम तापमान पर उत्कृष्ट गैसों में विद्युत विसर्जन प्रवाहित करने पर अलग अलग रंगों की दीप्ति मिलती है। फॉर एग्जाम्पल हीलियम से पीली, नियॉन से लाल, आर्गन से लाल या नीली, क्रिप्टॉन से पीली या हरी, जिनॉन से नीली या हरी दीप्ति मिलती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे नोबल गैसेस के बारे में। तो यहाँ पर हमारी नोबल गैसेस कंप्लीट हो गई। अब हम कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट गैसेस के बारे में जानेंगे। फर्स्ट है ओजोन, जिसे O3 गैस भी कहते हैं। ओजोन इज एन एलोट्रॉप ऑफ ऑक्सीजन। ये किसका अपरूप है? ऑक्सीजन का। इस यौगिक से नवजात ऑक्सीजन प्राप्त होती है जो एक तीव्र ऑक्सीकारक है। वायुमंडल में ओजोन गैस की एक परत होती है। यह परत सूर्य की किरणों से आने वाली हानिकारक परावैंगनिक विकिरणों को रोकती है। इस प्रकार यह गैस एक सुरक्षात्मक परत के रूप में कार्य करती है। ओजोन गैस के महत्वपूर्ण औद्योगिक उपयोग इस प्रकार हैं। कृत्रिम रेशम के निर्माण में, ब्लीचिंग यानी कि विरंजक के रूप में, रोगाणुनाशक के रूप में, पीने के जल के शुद्धिकरण में। ओजोन का उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में भी किया जाता है और वायु शोधन यानी कि वायु को शुद्ध करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। पोटेशियम परमैंगनेट यौगिक बनाने में। तो इन सभी में ओजोन गैस का यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड की खोज थ्रीनॉट ने की थी। इसका जो स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार है HOOH। तो जो इसका केमिकल फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा? H2O2। और ये दोनों ही प्रॉपर्टी शो करता है कौन कौन सी? ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग, यानी कि ऑक्सीकारक और अपचायक दोनों ही गुण ये प्रदर्शित करता है। इसके ऑक्सीकारक गुण अधिक होते हैं और ये फीका, नीला, गंधहीन और गाढ़ा द्रव होता है। अब हम इसके मुख्य उपयोग देख लेते हैं। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड के ऑक्सीकरण गुण का उपयोग पुराने चित्रों की पुनः उनको चमकाने के लिए किया जाता है, क्योंकि लेड वायुमंडल की H2S से क्रिया कर PbS में परिवर्तन के कारण मटमैला हो जाता है। हाइड्रोजन परऑक्साइड के तनु विलयन का उपयोग घाव और चोटों पर रोगाणुनाशक के रूप में भी किया जाता है। सांद्रित H2O2 यानी कि कॉन्सेंट्रेटेड H2O2 का उपयोग रॉकेट ईंधन के ऑक्सीकरण के रूप में भी किया जाता है। हाइड्रोजन परऑक्साइड का मुख्य औद्योगिक उपयोग लकड़ी की लुगदी के लिए विरंजक के रूप में किया जाता है और इसका उपयोग रेशम, हाथी दांत, ऊन आदि के विरंजक में भी किया जाता है। सौंदर्य प्रसाधन, दवा आदि के रूप में भी काम में लिया जाता है ये। अब हम नेक्स्ट देखेंगे अमोनिया, जिसे हम NH3 भी कहते हैं। अब इसकी खोज सबसे पहले पिस्टले ने की है और अमोनिया का पता लगाने के लिए नेस्ले रिजेंट का उपयोग किया जाता है। अमोनिया नाइट्रोजन का एक स्थायी हाइड्राइड है। अमोनिया का उपयोग मुख्य रूप से नाइट्रोजन युक्त
उर्वरक यानी कि अमोनियम नाइट्रेट, यूरिया, अमोनियम फॉस्फेट और अमोनियम सल्फेट बनाने के लिए किया जाता है। अमोनिया का उपयोग नाइट्रिक एसिड के निर्माण में भी किया जाता है और डाइल्यूट अमोनिया का उपयोग मेडिसिन और कॉस्मेटिक में भी किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसे एलपीजी बोलते हैं और हिंदी में द्रवित पेट्रोलियम गैस इसे बोलते हैं। यह पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के प्रवाही आसवन से प्राप्त होता है। इस गैस के मुख्य घटक प्रोपेन और ब्यूटेन है और इनकी जो मात्रा है वो कितनी होती है, प्रोपेन की 80% और ब्यूटेन की 85%। इसमें ब्यूटेन का अनुपात अधिक होता है और अन्य गैसें जैसे कि इथेन, प्रोपेन, पेंटेन और आइसोब्यूटेन आदि का मिश्रण होता है। एलपीजी का उपयोग खाना पकाने वाली गैस के रूप में किया जाता है, ये तो हम सभी जानते हैं, इसीलिए इसे खाना पकाने वाली गैस भी कहते हैं। एलपीजी में गंध के लिए एथिल या इथाइल मरकेप्टिन नामक पदार्थ को मिलाया जाता है। इस पदार्थ की गंध के कारण ही एलपीजी गैस के रिसाव का पता चलता है। नेक्स्ट देखेंगे कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसे हम शॉर्ट में सीएनजी कहते हैं। इसका मुख्य घटक मीथेन है और इसकी ऊष्मा अधिक होती है और इसमें प्रदूषण कम होता है। ये तो हम सभी जानते हैं कि जो गाड़ी वगैरह होती है उनमें भी सीएनजी गैस का यूज किया जाता है, इसीलिए क्योंकि इसमें प्रदूषण कम होता है और ऊष्मा अधिक होती है। इसे जलाने के लिए 540 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। सीएनजी में प्रदूषण नियंत्रण के लिए मीथेन गैस होती है। नेक्स्ट देखेंगे मिथाइल आइसोसाइनेट, MIC। मिथाइल आइसोसाइनेट एक रसायन है जिसका उपयोग कीटनाशकों और प्लास्टिक के निर्माण में किया जाता है। यह एक ज्वलनशील विस्फोटक द्रव्य है जो हवा में जल्दी वाष्पित हो जाता है और ये एक अत्यंत विषैली गैस है, जिससे भोपाल में 2 से 3 दिसंबर 1984 की मिडनाइट को आकस्मिक रिसाव से लगभग 2 लोगों की मौत हो गई थी। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखेंगे। दिस गैस was released from Union Carbide, a company that manufactures pesticide. यह गैस कीटनाशक बनाने वाली कंपनी यूनियन कार्बाइड से निकली थी। नेक्स्ट देखेंगे ल्यूसाइड गैस। यह एक सिंथेटिक कार्बोनिक यौगिक है जो बहुलीकरण द्वारा प्राप्त होता है। इसे क्लोरीन से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? क्लोरीन से। दिस extremely poisonous gas was used during the Second World War 1939 to 45। तो इस गैस का जो उपयोग हुआ था, कब हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 के समय, और ये एक अत्यंत विषैली गैस है। नेक्स्ट देखेंगे टीयर गैस, जिसे आंसू गैस भी कहते हैं। आंसू गैस में क्लोरोएस्टोफेनॉन क्लोरोपिक्रिन नामक रसायन होता है जो आंखों में तीव्र जलन पैदा करता है, जिसके कारण आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, इसीलिए इसे आंसू गैस कहते हैं। और पुलिस फोर्स भीड़ भगाने के लिए इसी आंसू गैस क्लोरीन का उपयोग करते हैं। अमोनिया इज आल्सो यूज्ड एज टीयर गैस, यानी कि जो अमोनिया गैस है उसका प्रयोग भी आंसू गैस के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है लाफिंग गैस, नाइट्रस ऑक्साइड N2O। तो नाइट्रस ऑक्साइड को ही लाफिंग गैस कहते हैं, यानी कि हंसने वाली गैस भी इसे कहते हैं। इसका इस्तेमाल मेडिकल क्षेत्र में एनेस्थीसिया बेहोश करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है मार्स गैस मीथेन CH4। कोयला खदानों में विस्फोटक मीथेन गैस के कारण ही होता है, इसीलिए इसे फायर डैम्प भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसे? फायर डैम्प। दलदली स्थानों में बैक्टीरिया द्वारा कार्बनिक यौगिक से मीथेन गैस का निर्माण होता है, इसीलिए इसे मार्स गैस कहते हैं। गोबर गैस, प्राकृतिक गैस और सीएनजी गैस का मुख्य घटक क्या है? मीथेन गैस। नेक्स्ट है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म वाज फर्स्ट प्रोड्यूस्ड बाय साइंटिस्ट नेम सिम्पसन एंड इट्स एनेस्थेटिक इफेक्ट वाज डिस्क्राइब्ड बाय लीविंग। तो क्लोरोफॉर्म का निर्माण सर्वप्रथम सिम्पसन नामक वैज्ञानिक ने किया तथा इसके निश्चेतक प्रभाव का वर्णन लीविंग ने किया। यह बेहोश करने वाली गैस है। क्लोरोफॉर्म को खुला छोड़ने पर वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होकर विषैली गैस फॉस्जीन गैस का निर्माण करती है। ये इसीलिए इसे रंगीन बोतल में सख्त ढक्कन से बंद करके अंधेरे स्थान पर रखा जाता है। नेक्स्ट है फॉस्फीन, कैल्शियम फॉस्फाइड PH3। फॉस्फीन गैस वायु की अनुपस्थिति में श्वेत फास्फोरस को शांत कास्टिक सोडा विलयन के साथ गर्म करके बनाया जाता है। और शुद्ध फॉस्फीन कैसे प्राप्त की जाती है? कास्टिक सोडा के जलीय विलयन के स्थान पर एल्कोहलिक कास्टिक पोटास विलयन के साथ
श्वेत फास्फोरस को उबालने पर शुद्ध फॉस्फीन प्राप्त होती है। तो आई होप आपको यहाँ तक सभी पॉइंट क्लियर हैं। अगर आपको किसी भी पॉइंट में कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे। मस्टर्ड गैस C4H8Cl2S एथिलीन और सल्फर क्लोराइड की अभिक्रिया द्वारा मस्टर्ड गैस का निर्माण होता है। यह एक जहरीली गैस है। इसका इस्तेमाल प्रथम विश्व युद्ध के दौरान रासायनिक हथियार के रूप में किया गया था और इस गैस से त्वचा पर फफोले उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये एक जहरीली गैस है। नोट करके आप लोग एक पॉइंट और याद रखेंगे। फॉस्फीन, मस्टर्ड गैस आदि जहरीली गैसों के निर्माण के लिए क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे एथिलीन या एथीन गैस C2H4। यह एल्कीन श्रेणी का प्रथम सदस्य है और इसका उपयोग क्या है? मस्टर्ड गैस के निर्माण में, एनेस्थेटिक के रूप में, प्लास्टिक बनाने में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे एसिटिलीन गैस C2H2। इसकी खोज विल्सन ने की थी। इस गैस को ऑक्सीजन के साथ जलाकर इसका प्रयोग वेल्डिंग करने में किया जाता है और गैस वेल्डिंग में ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला का प्रयोग किया जाता है। एसिटिलीन गैस का इस्तेमाल कपूर बनाने में किया जाता है, कच्चे फलों को पकाने में किया जाता है और 100% शुद्ध एसिटिलीन को नार्सलीन कहा जाता है। क्या बोलते हैं? शुद्ध एसिटिलीन को नार्सलीन। और इसका उपयोग निश्चेतक के रूप में भी किया जाता है। तो आज की क्लास हम यहीं पर खत्म करेंगे। नेक्स्ट क्लास में बाकी के कॉन्सेप्ट समझेंगे, जैसे कि कंपाउंड एंड मिक्सचर। तो अब अगर आपको किसी भी पॉइंट में कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं और आप लोग सभी क्लासेस को फॉलो करेंगे तो रीट मैथ्स 2026 एग्जाम को क्लियर करने में बहुत हेल्प मिलेगी। और अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आपको मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक बाय बाय, टेक केयर।